इम्पोर्टेंट है, बिकॉज लोकसभा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपको मुझे ये बताइए कि मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर आ रही है कि आप सभी तक। देखो, हमने हमने देखा था कि जो हमारा अपर हाउस है, जो हमारा अपर हाउस है, अपर हाउस कौन सा है हमारा, तो राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग नहीं हो सकता। ठीक है, डिसॉल्व नहीं हो सकता, नेवर डिसॉल्व। लेकिन हमारा लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, ये बात आप सभी को पता है। ठीक है, डिसॉल्व का मतलब होता है भंग होना या फिर घुलना। तो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है जी। तो हमारा जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस, लोकसभा इसको हम कहेंगे, वो क्या होता है, वो डिसॉल्व होता है। क्या होता है, वो डिसॉल्व होता है। कितने दिन में डिसॉल्व होता है, बताइएगा कितने दिन का अंदर डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व का मतलब ये हुआ कि कितने दिन की अवधि होती है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो अवधि समझ सकते हैं आप। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, 5 साल का होता है, पता है हर किसी को। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, बोलिए, अब क्या कह रहे थे। राज्यसभा का कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। ठीक है। राज्यसभा ऑलमोस्ट ऐसे 6 साल चलता है, 2/3 जो सदस्य हैं वो हर 2 साल में ऐसे होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व होता है। आपको पता है ना कि प्रधानमंत्री का चुनाव हर 5 साल में होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 5 साल में लिखा हुआ है, मैं अब आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा, आप लास्ट में पूछिएगा। ठीक है। 5 साल हमारा ऐसे टेन्योर सबको पता है, हर किसी को पता है 5 साल का टेन्योर। बट अगर मैं बात करूं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, 1976। क्या आपको पता है कि इसका टेन्योर बढ़ा करके 6 साल का कर दिया गया था। 6 ईयर का कर दिया गया था इसका टेन्योर। तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि लोकसभा का टेन्योर कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष का कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगी, आई होप। अगेन जो है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो है दोस्तों, उसको वापिस से जो है वो 5 साल का कर दिया गया। तो 6 साल का किया था 42वें से, और वापिस से 6 साल में, यहाँ पर मैं बताऊं आपको, 6 ईयर। ठीक है, और ये था आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 1978। ठीक है, इसके द्वारा वापिस से क्या कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। ये फैक्ट है, आप इसको लिखिएगा, अपने नोट डाउन कीजिएगा। 5 ईयर कर दिया गया था, इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देखें, आगे द्वारा क्या होता है दोस्तों कि इसे फिर से 5 साल का कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसे राष्ट्रपति इसके पूर्व विघटित कर सकती है। यहाँ पर मैं एक ट्विस्ट, यहाँ पर मैं 44वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि भाई इसको हम 5 साल का तो कर दे रहे हैं, लेकिन जो है दोस्तों, इसको राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो टाइम से पहले भी इसको खत्म कर दिया जा सकता है। मतलब टाइम से पहले भी इसको क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। ठीक है, इसको जो है वो क्या होता है कि पहले भी पहले भी खत्म किया जा सकता है। ठीक है, पहले भी खत्म किया जा सकता है। किसके द्वारा, तो ये पावर किसके पास है, तो अगर 17वां जो है वो दोस्तों किसके पास रहता है, ऑथोरिटी ये रहता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर होगा, आई होप। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ आपातकाल की, इमरजेंसी की बात करने वाला हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि आपातकाल का कौन सा आर्टिकल आता है, किस आर्टिकल में आपातकाल की प्रावधान है। 1 मिनट रुकिएगा। तो एकने टाइम एते काल से घूमे जेते तहन तोरा नहीं भेलौ, यहाँ बढ़ा तखन तो अथी भ गेलौ ने।
कागज तुम पा करेंगे। हेलो पापा একটা গ্রাফ কপি নেনে जहाँ देखे तनख्वाह दी किसने किस नहीं है जहन। ওই দিন যে আনলে নিয়ে যেখানে এক সাইড লাইন রয়েছে এক সাইড লিখে ওলা রয়েছে ঠিক না मैं जल्दी लाना। ঠিক लगा दीजिए। The number you have dialed is currently busy. हो गया आप लोगों का चंद्रचूड़ और खन्ना के बारे में किया हुआ डिस्कशन। मैं अब आर्टिकल 100 बता दूं आप लोगों को। ठीक है। आर्टिकल 100 जो है मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं क्योंकि यहाँ पर मैं उपस्थिति की बात की गई है, अटेंडेंस की बात की गई है। दोस्तों मान लीजिए कि लोकसभा में जो है ये दोस्तों याद रखिएगा लोकसभा के बारे में है। लोकसभा में जो है दोस्तों मान लेते हैं कि 500 कितने सदस्य होते हैं, 543 सदस्य होते हैं। अभी करंट है 543 सदस्य हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 100 कहता है दोस्तों कम से कम एक तिहाई सदस्य जो है, यानी कि एक तिहाई सदस्य 1/3 सदस्य को प्रेजेंट होना बिल्कुल मैंडेटरी है। 1/3 सदस्य को, सदस्य की उपस्थिति क्या है, उपस्थिति जरूरी है। सदस्य की उपस्थिति जरूरी है। ठीक है, जरूरी होता है ये। तो इसका 1/3 में अगर निकालू दोस्तों तो इसका 1/3 कितना होगा, आपको पता है 1/3 कितना होगा इसका? इसका 1/3 होगा 182। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका 182% को जो है वो उसमें शामिल होना बिल्कुल मैंडेटरी है। ठीक है, 182% को आना ही पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इसका 182 क्यों आना इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। देखो यदि कोई प्रस्ताव जो है ना उस पर वोटिंग होगी, पहली बात तो दोस्तों पार्लियामेंट में होता क्या है, कंट्रोवर्सी होती है, बातें होती है। ठीक है, विचार विमर्श होते हैं, प्रश्नकाल होता है, बहुत तरह की चीजें होती है इसमें। तो कोई प्रस्ताव को पारित करने के लिए बहुमत तो चाहिए ना, चाहे ऊपर सिंपल मेजोरिटी हो या फिर उसको विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, तो दोनों मेजोरिटी में से कोई एक मेजोरिटी तो मैंडेटरी होता है। तो दोस्तों अगर मान लेता है कि कोई प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको आर्टिकल 100 के बारे में बता दिया है, बस 100 का इतना तक ही साथ था। मैं एडिशनल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एडिशनली आपको बता रहा हूँ क्यों जरूरी है। एडिशनली देखो प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है, तो उस पर वोटिंग होगी। हर किसी को पता है कि प्रस्ताव पारित होगा तो क्या होगा, वोटिंग होगा। वोटिंग को ही बहुमत कहा जाता है। ठीक है, वोटिंग होगी तो उसमें भी सुनिश्चित किया जाता है कि 182 सदस्य उपस्थित होंगे। ठीक है, उसमें भी आपको 182 सदस्यों को प्रेजेंट होना जरूरी है। बताइएगा, क्लियर है क्या बात है यहाँ तक? अगर केवल इसे मान लेते हैं कि 182 सदस्य प्रेजेंट नहीं हुए हैं, 150 सदस्य ही प्रेजेंट हुए हैं, कितने सदस्य प्रेजेंट हुए हैं, 150 सदस्य ही प्रेजेंट हुए हैं, तब क्या होगा? तो अगर केवल 150 सदस्य ही प्रेजेंट है तो वोटिंग नहीं हो सकेगी। वोटिंग क्या होगा, वोटिंग को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, वोटिंग जो है वो नहीं होगी। ठीक है जी, क्या बातें आपको क्लियर है क्या? और प्रस्ताव को क्या कर दिया जाएगा, प्रस्ताव को होल्ड कर दिया जाएगा या तो खारिज कर दिया जाएगा। होल्ड हो जाएगा या फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आर्टिकल 100 जो है वो यह सुनिश्चित करता है कि सदन में उचित संख्या में सदस्य मौजूद हो ताकि निर्णय सही हो और क्षेत्र जो है वो सॉरी वैध तरीके से भी निर्णय हो। अब मान लेते हैं 150 में ही करवा दिया जाए। अब 150 का अगर आप निकालोगे 50% +1 तो कितना होगा,
50% वाला +1 कितना होगा बताओ, 150 का 50% कितना होता है? 50% अगर हम निकाला जाए इसका, तो इसका हो जाएगा आपका 75, और इसमें कह रहा है +1 कर देने के लिए, तो कितना हो जाएगा 76। बताओ कहाँ 543 सदस्य है हमारे लोकसभा में, और कहाँ 76 लोगों ने ही 50% पे मोहर लगाई है। तो क्या ये सही निर्णय हुआ? क्या ये वैध निर्णय हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पर में दोस्तों कंट्रोवर्सी हो सकती है, जो लोग एब्सेंट होंगे बोलेंगे हमारा परमिशन कब लिया आपने, हमारा पूछा ना, आपने क्राइटेरिया को फुलफिलमेंट किया है कि भाई साहब 150 सदस्य जो है वो ऑलरेडी उसमें नहीं होने चाहिए, 182 सदस्य होने चाहिए ना, तो ये आपने फुलफिलमेंट किया है, तो आपने कैसे इस प्रस्ताव को पारित कर दिया? हाँ, तो यहाँ पर में कंट्रोवर्सी हो सकती है, फिर नहीं हो सकती है। तो आपका आर्टिकल जो 100 है वो अटेंडेंस के बारे में बात करता है, उपस्थिति के बारे में बात करता है। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दोस्तों अटेंडेंस ना कह करके 10वां भाग भी कह सकते हैं इसको, 10वां भाग। 10वां भाग का मतलब दोस्तों यहाँ पर में ये हुआ कि जितने लोग प्रेजेंट है उसका 10th पार्ट। अगर मान लें 543 लोग प्रेजेंट है तो उसका 10th पार्ट जो होगा, 10th पार्ट जो होगा वही होगा आपका, 10th पार्ट भी 182 ही होगा। ठीक है, तो वो अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताइए इतना तक आपको क्लियर है क्या? 1/10 मैंने नहीं कहा, इस लिस्ट आपने आपसे आप ऐड मत ऐड कीजिए। ठीक है, पॉलिटी ऐसा चीज है, अगर आप कुछ उसमें अगर अपने से ऐड करते हैं तो वो ऐड मत किया कीजिए, बिकॉज वहां पे खिचड़ी बन जाएगी उस चीज की। मैंने आपको पहले अब बिल्कुल आसान भाषा में समझाया कि वो 1/3 लोग जो है उसे प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, ये तो हर किसी को पता है। इसका 1/3 1/3 सदस्य कितना होगा? तो 1/3 सदस्य होगा इसका 182। ठीक है, ये इतने लोग प्रेजेंट होना मैंडेटरी है लोकसभा में। ठीक है, 181 आ रहा है, 182 आ रहा है, भाई भावनाओं को समझो ना यार, यहाँ पर मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, आप मुझे वहीं पे मतलब भाई मैच्योरिटी तो लाओ थोड़ी सी यार। और यहाँ पे मैं 100 लिख दूं तो क्या गलत गलत कर दोगे क्या आप? मैं यहाँ पर मैं क्या चुनाव लड़ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ? मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ 1/3 का, कि भाई इतने लोग 50% +1 लोग जो है वो इसमें आना चाहिए, नीचे जो मैं बताऊंगा। इतना आप समझो कि 1/3 सदस्य जो है, टोटल सदस्य का 1/3 सदस्य जो है प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एडिशनली मैंने आपको एक बात बताई है कि एक जो प्रस्ताव है, यही प्रस्ताव आगे चल करके जो है विधेयक बनता है, बिल बनता है। तो अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उसमें वोटिंग होती है। वोटिंग किसको कहते हैं? बहुमत को वोटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो कितने लोगों को बताया उसने? 1/3 लोगों को प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो 1/3 अगर आप कह रहे हो कि 181 है, तो 181 ही यहाँ पर में लेते हैं, तो क्या 181 सदस्य यहाँ प्रेजेंट है? आंसर इज नो, 181 सदस्य यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या ये वोटिंग सक्सेसफुल मानी जाएगी? ये वोटिंग को बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं कंट्रोवर्सीज हो सकती है, बहुत चीजें हो सकती है इन चीजों में। ठीक है, तो ये एक सही तरीका नहीं हुआ, 1/3 सदस्य को उपस्थित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात रही यहाँ पर मैं 10वें भाग की। 10वें भाग का मतलब दोस्तों यहाँ पर मैं ये हुआ कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे कह सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य है, उसका 10वां भाग, उसका 10th पार्ट जो है वो प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने बातें बताओ, इतने बातें आपको क्लियर है क्या? इसको हम आर्टिकल 100 को जो है वो गण पूर्ति भी कहा जाता है हिंदी में, याद रखिए। गण पूर्ति का मतलब होता है, गण का मतलब होता है पर्सन, पूर्ति का मतलब होता है काउंटिंग। ठीक है, तो उतना बात याद रखें, गण पूर्ति आप इसको लिख सकते हैं कि गण पूर्ति जो है वो किस आर्टिकल से संबंधित है। आर्टिकल 100 है ना, इसको मैं यहाँ पर देता हूँ गण पूर्ति। ठीक है, गण पूर्ति, इतना बात याद रखिएगा। बाकी लोकसभा का जो स्पीकर है, करंट स्पीकर जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि ओम बिरला के बारे में आपको नहीं पता है, तो दोस्तों बता दूं कि इनका टेन्योर भी 5 साल का होता है, और ओम बिरला साहब जो है वो 2019 से अपॉइंटेड है एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अगर मैं इनसे पहले की बात करूं तो इनसे पहले सुमित्रा महाजन थी, जिनका टेन्योर जो है वो 2014 से 2019 तक का था। उनसे भी पहले मीरा कुमार थी। ठीक है, फिर सोमनाथ चटर्जी, फिर मनोहर जोशी, पीएम सईद। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, शिवराज पाटिल, रवि राय, डॉक्टर बलराम जाखड़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जो पहले स्पीकर है दोस्तों, उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। मैं यहां पर मैं लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को।
गणेश वासुदेव मावलंकर। लिख लिया दोस्तों आपने? ठीक है, हाँ पूछिए अंदर, क्या पूछ रहे थे आप? भाई वो आईएएस थे अपने टाइम के। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस के पहले प्रमुख हुआ करते थे वो। ठीक है, और उन्होंने जो है वो भारतीय चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसको हम कहते हैं चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर। पहले तो या तो मुझे ही बता देने दो या खुद ही बता लो पहले बीच में। मैं भी बता रहा हूँ, आप भी बीच में बोल रहे हो, तो फिर इससे क्या मतलब है? या तो आप खुद को प्रूव कर लो कि आप ही खुद क्वेश्चन पूछ लो, खुद ही आंसर दे दो, या तो फिर आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मेरा आंसर सुन लो पहले। ठीक है, दोनों में से कोई एक काम कर लो ना भाई चंदन। ये सही तरीका नहीं हुआ ना पढ़ने का। आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे एक्सप्लेन करने दो। उसके बाद से आपका जो ओपिनियन होगा उस क्वेश्चन पे, उस आंसर पे, तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आपने सुकुमार सेन के बारे में मेरे पूछा, तो पहले प्रमुख थे आईएएस के। ठीक है, और उन्होंने जो है वो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको कहते हैं भारतीय चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे वो। ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ मैं अगर बताऊं आपको, तो उनका डेट ऑफ बर्थ था, आई थिंक, शायद मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन 15 जनवरी 1899 जो है वो उनका डेट ऑफ बर्थ था। ठीक है, और वह स्वतंत्र भारत के में चुनावों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऐसे प्रथम व्यक्ति हुआ करते थे वो। ठीक है, अगर मैं आपको उनका टेन्योर के बारे में बताऊं, तो सुकुमार सेन का जो टेन्योर था वो आई थिंक 1950 से लेकर के 1958 तक का था, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जो है उनका कार्यकाल था। ठीक है, और बताओ कोई, और कुछ जानना है आप लोगों को? अब मैं आपको कल की क्लास में जो है वो बिल के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, चंदन आपने पूछा ना कि वो लोकसभा के अध्यक्ष थे या फिर नहीं थे, वो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, बस आप उनको याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में ही उन्होंने कार्य किया हुआ है हमारे कंट्री में। टेन्योर अगर आपसे पूछे तो 1950 से लेकर के 1958 तक का उनका टेन्योर था। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आपका जो पार्लियामेंट का टॉपिक था वो हो गया यहाँ पर में खत्म। ठीक है, जो आपका था। अब इसी में दोस्तों संसद में जो है वो सत्र के बारे में बात कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है अभी, तो हम सेशंस की बात कर लेते हैं। 3 सेशन होते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, किसी को पता है सेशन क्या होता है? नहीं नहीं, वो प्रश्न काल नहीं है मेरे भाई, वो अलग चीज है। जी, लिख लीजिएगा। ठीक है, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो मत लिखना। ठीक है, बीएमडब्ल्यू का मतलब पहले तो हो गया आपका बजट सेशन। आपसे वो सीधा ये नहीं पूछता कि सेशन को कितने टाइप के होते हैं। वो आपको मंथ दे देगा, बोलेगा बताओ इस मंथ में कौन सा सेशन होना चाहिए। जैसे अभी करंट मंथ चल रहा है ना, मैं आपसे पूछूं कि अभी कौन सा मंथ चल रहा होगा, कौन सा सेशन चल रहा होगा, आपको तो आपको नहीं पता होगा। बताए, किसी को बताओ। मानसून सेशन चल रहा है अभी, पक्का? 3 सेशन होते हैं। ठीक है, बजट सेशन, दूसरा हो गया मॉनसून सेशन, और तीसरा हो गया आपका विंटर सेशन। ठीक है, बीएमडब्ल्यू इसको हम शॉर्ट में याद करने के लिए कहते हैं। देखो दोस्तों, इसका जो बजट सेशन का जो टेन्योर है, वो आपका फरवरी से लेकर के जो है, फेब से लेकर के जो है वो मई तक का है। आप इसको एवरी ईयर की तरह जो है वो याद रखेंगे, और ये फर्स्ट सेशन होता है, आप ये भी याद रखिएगा कि ये पहला सेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट सेशन होता है। और इससे जो है वो कौन स्टार्ट करता होगा, तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति ही करते होंगे। ठीक है, क्योंकि वो उसके प्रमुख माने जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो है
इसे अभिभाषण से शुरू किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसको कौन स्टार्ट करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया जाता है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लंबा सत्र होता है ये। अब यहाँ पे मैंने लॉन्गेस्ट लिखा है तो कुछ सोच के ही लिखा होगा ना भाई। पहले दो दो और जो बता रहा हूँ वो तो देख लो। ठीक है, लॉन्गेस्ट होता है ये। मॉनसून सेशन के बारे में बात करो दोस्तों, मॉनसून सेशन जो है वो जुलाई से सितंबर चलता है। विंटर सेशन कब चलता होगा? बीच में नवंबर कहाँ गया? ठीक है, ये सबसे कह सकते हैं स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अक्टूबर कहाँ गया। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेशन कौन सा होगा? एक महीने का होता है, 1 मंथ का होता है, इसलिए सबसे इसको स्मॉलेस्ट कहा गया। और सबसे लंबा किसको कहा गया आपका दोस्तों? सबसे लॉन्गेस्ट सेशन किसको कहा गया? तो आपका फरवरी से मार्च, फरवरी, सॉरी फरवरी से मई, फरवरी को मार्च अप्रैल और मई, कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए, 3 मंथ्स हो गया। ठीक है, और जुलाई से सितंबर कितना हो गया? अगस्त सितंबर, 2 मंथ हो गया। तो मुझे बताओ सबसे लंबा कौन सा हुआ यहाँ पर में? बजट सेशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अच्छा, आप यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अक्टूबर में कोई सेशन क्यों नहीं चलता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन कुछ भी नहीं है कि आप पूरे साल काम करते हो क्या, या फिर उसको मान लो कि आप 24 घंटे काम करते हो क्या। आप लोग खुद से पूछे, क्या 24 घंटे आप काम करते हो? रोबोट तो नहीं हो ना आप, ऑब्वियसली आप रोबोट नहीं हो। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज होता है। कहते हैं कि अक्टूबर में जो है वो कोई सत्र नहीं होता है। ठीक है, कोई सेशन नहीं होता है, क्योंकि इस समय जो है दोस्तों वो संसद का कोई निर्धारित सत्र नहीं होता। कोई स्पेसिफिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई सत्र नहीं लिखा गया है। ये कह सकते हैं कि जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था कि अक्टूबर में कुछ चलना चाहिए। दैट इज द रीजन कि अक्टूबर में कोई सत्र नहीं चलता है। ठीक है, अक्टूबर में जो है वो अक्सर कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक या आर्थिक गतिविधि नहीं होती है। ठीक है, और यह समय जो है वो अन्य प्रशासनिक और संगठनात्मक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ अपना अलग से चल रहा है, लेकिन इसमें कोई भी सेशन नहीं चलता, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सोच लीजिए आप अक्टूबर का नाम ले रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो है वो मानसून सत्र जो है वो सितंबर में समाप्त होता है, और शीतकालीन सत्र जो है वो कब से स्टार्ट होता है? नवंबर से स्टार्ट होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि साल तो बटा हुआ है सेशन पे ही, याद कर लेते हैं। पहला स्टार्ट हुआ फरवरी से आपका मई, फिर जुलाई से होगा आपका अक्टूबर, अक्टूबर से होगा नवंबर और दिसंबर, 2 महीने ऐसे करके याद होता है। लेकिन याद रखिएगा कि अक्टूबर में कोई सेशन नहीं चलता है, नोट करके लिख लीजिएगा कि अक्टूबर में कोई सत्र नहीं चलता है। और एग्जामिनर जानबूझ के यही पूछता है कि अक्टूबर में कौन सा सत्र चलता है। ठीक है, अभी देखो कुछ चीजें इसमें दोस्तों, आपने कभी साइन डाई का मतलब सुना है? साइन डाई का मतलब अगर मैं आपको पूछूं, यही दोस्तों ये आपका संसद का ही पार्ट है, साइन डाई। आपको पता है साइन डाई क्या होता है? जानने के लिए आपको जानेंगे आप लोग? देखो, 3 चीज होती है इसमें। पहला होता है आपका साइन डाई। ठीक है, इसको हिंदी में भी शाइन डाई ही बोलते हैं। पहला होता है साइन डाई, दूसरा होता है सत्रावसान, और तीसरा होता है विघटन। ठीक है, इस सेशन के बाद की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ शाइन डाई के बारे में। ठीक है, शाइन डाई, शाइन डाई, साइन डाई जो है दोस्तों ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है। और इस लैटिन वर्ड का दोस्तों मतलब होता है कोई निश्चित तारीख के बिना,
इसका लैटिन शब्द में मतलब होता है कोई निश्चित विदाउट एनी स्पेसिफिक डेट, इसको बोलते हैं कोई निश्चित तारीख के बिना। ठीक है दोस्तों, हर किसी चीज का ना अपना अपना उपयोग होता है, अपना अपना यूज होता है। तो इसका यूज कब किया जाता है ये भी सुन लीजिएगा दोस्तों। इसका उपयोग जो है वह तब होता है जब किसी बैठक में या सत्र को बिना यह बताए कि अगली बैठक कब होगी समाप्त कर दिया जाता है। क्या मतलब, आइए इसको आराम से जानते हैं। दोस्तों अभी हमारा क्लास चल रहा है, हमारा क्लास चल रहा है, ठीक है। क्लास कभी ना कभी स्टार्ट हुआ होगा, कभी ना कभी एंड होगा, कभी ना कभी क्या होगा खत्म होगा, ठीक है। देखिए क्लास कब एंड होगा, ठीक है। ऐसे हम पता है ना हमको कि हम रोज 7:15 में जुड़ते हैं और 8:30 बजे हम लोग का छुट्टी हो जाता है, हम निकल जाते हैं क्लास से 8:30 बजे तक। ऑलमोस्ट कभी 10 मिनट आगे होता है, कभी 10 मिनट पीछे होता है। स्पेसिफिक कभी 8:30 तो नहीं बजा है आज तक कभी भी हमारे में, ठीक है। तो दोस्तों ये हमको पता है कि ये टाइमिंग है। लेकिन दोस्तों साइन डाई का मतलब होता है, आप इसको इससे कनेक्ट कीजिए कि साइन डाई का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को, यहाँ पर मैं क्लास मैंने किया है ना, आप क्लास को बैठक समझ सकते हैं, सिटिंग समझ सकते हैं, बैठक समझ सकते हैं, या फिर इसको मैं सत्र कह सकता हूँ। ठीक है, सत्र कब समाप्त होगा ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। वो टाइम किसी को नहीं पता है कि भाई ये कब खत्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगली बैठक कब होगी, अब मैं क्लास आज खत्म करूंगा तभी तो अगले दिन क्लास होगी। पता ही कैसा, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज अगर आपका क्लास समाप्त होगा 8:30 बजे, तभी तो आप कल की क्लास में आ पाएंगे। आप क्लास ही नहीं समाप्त होगा, चलता रहेगा तो क्या पता कब आएगा क्लास। तो क्या कहा मैंने कि नेक्स्ट क्लास कब होगी ये बताए बिना ही जो है, ये बताए बिना ही जो है अगर मैं क्लास को एंड कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड साइन डाई। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये बातें, या फिर मैं किसी एग्जांपल लेके बताऊं आपको। देखो, एक होता है आपका पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट को हम कहते हैं संसद। और एक होता है आपका विधानसभा। ये दो ही चीज तो होते हैं हमारे कंट्री में, ठीक है। अब देखो हर किसी को पता है कि इनका क्या होता है, सेशन होता है। सेशन का मतलब क्या होता है, सत्र होता है, ठीक है। हर किसी को पता है कि इनका सत्र होता है, ठीक है। अब देखो आज सत्र स्टार्ट हुआ है, आज है 26 अक्टूबर, ठीक है। और अगला सत्र कब होगा ये किसी को नहीं पता है कि नेक्स्ट सेशन कब होगा। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन क्या होगा, अगली बैठक की तारीख नहीं बताई जाती है। पहली बात तो ये याद रखें कि अगली बैठक की तारीख नहीं बताई जाती है कि नेक्स्ट सेशन किस तारीख को होगा। आज 26 अक्टूबर को हुआ है ना जी, अगला सेशन किस तारीख को होगा, किस डेट को होगा, किस स्पेसिफिक डेट का होगा, ये किसी को भी नहीं पता है। और ये बताए बिना, ये बताए बिना अगर किसी भी सत्र को समाप्त कर दिया जाता है, इसी को हम साइन डाई कहते हैं। अब बताओ, अब भी क्लियर नहीं हुआ क्या कि मैंने आपको कल नहीं बताया कि अगली क्लास कब होगी, मैंने आपको नहीं बताया अगली क्लास कब होगी, होगी जब होगी बता दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड साइन डाई, ठीक है। बताओ क्लियर है साइन डाई का मतलब। तो आज के क्लास से बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है आपका चलेगा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास से बस इतना ही, ठीक है। आप लोग रिवीजन कर लीजिए, कि कर लिया कीजिए। और हमारा पार्लियामेंट चैप्टर खत्म हुआ है, तो जहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है, बुक है तो बुक की से पिनाकल की बुक होगी आपके पास, नहीं होगी तो गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। कुछ सैंपल पीडीएफ्स मिल जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जरूर आइएगा, मैं कल की क्लास में आप सभी से जानूंगा, जो कल जो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएगा वो कल की क्लास से मत आना, ठीक है।